Okay, welcome back once again to all my dear students. Today we are going to revise chapter number 2, that is the structure of atom. The topic which we are going to revise today, that is the first one is the photoelectric effect, then Heisenberg, then Schrodinger equation, then quantum number, then Aufbau rules, and then examples, right? So first of all, let us start the first topic, that is the photoelectric effect. Okay, इलेक्ट्रिक इफेक्ट. चलो पहले तो हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. पहले तो डायग्राम आपको आना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यू हैव टू टेक द वन ग्लास ट्यूब, राइट, इन विच you have to enter the two different things. One is a detector. Here current meter is there, right, a positive, this we can say it is a detector. Okay, and here battery is there, positive negative positive negative positive negative, and here one plate is there, right? Is it clear? And this plate is connected over here, right? Okay, now from here the sun rays will be fall on the surface of the metal plate. I can write on here, this is the metal surface, this we can say metal surface. Okay, और यहाँ पे ये क्या है, सन रेज एच न्यू. ओके, देन व्हाट हैपन, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होगा, और यहां से ये कहां पे जाएगा, इस डायरेक्शन पे. इज इट क्लियर? सो दिस इज द सिंपल, एंड दिस वी कैन से वैक्यूम चैम्बर. ये बैटरी है प्लस माइनस, दिस वी कैन से बैटरी, और यहां पे जो है एमीटर जो करंट मेजर करेगा, और ये जो है ना, ये वैक्यूम चैम्बर है, वैक्यूम चैम्बर. अब क्या होगा, चलो देखते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन द फोटोइलेक्ट्रिक लाइट इज पास ऑन द मेटल. जब भी ये रेज मेटल पे पड़ेगी तो यहां से क्या एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन. हाउ द इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इलेक्ट्रॉन वेर इजेक्टेड फ्रॉम सर्टेन मेटल. इलेक्ट्रॉन विल इजेक्टेड फ्रॉम सर्टेन मेटल, जस्ट लाइक अ पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, कोई भी मेटल लेते हैं, वेर एक्सपोज द बीम ऑफ लाइट, एंड दिस फिनोमिना इज सेड टू बी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. जब यहां से जब लाइट पड़ेगी इसके सरफेस पे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होगा. और जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होता है मेटल के सरफेस में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अंडरस्टैंड? अभी देखो कि अगर लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज स्ट्राइक ऑन द क्लीन मेटल, यहां पे कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जो इस मेटल पे लाइट स्ट्राइक करती है, उस फ्रीक्वेंसी की, एंड इट इज अ वैक्यूम चैम्बर. सो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड, राइट, फ्रॉम द मेटल, एंड यहां पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इट विल बी काउंटेड बाय द डिटेक्टर. यहां पे देखो ये डिटेक्टर है, तो डिटेक्टर क्या करेगा कि ये काउंट करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, एंड सो दैट विल मेजर द काइनेटिक एनर्जी. यहां से हम क्या मेजर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ एक्सपेरिमेंट देखो. द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ द लाइट इज स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल. जब इलेक्ट्रॉन बीम यहां पे स्ट्राइक होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे. यहां पे देखो कि देयर इज नो टाइम इज देयर, नो टाइम बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट एज वेल एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां पे जब भी इलेक्ट्रॉन यहां पे लाइट स्ट्राइक होगी, there is a no time, means there is a no time delay is there between the striking and the ejection of electron, right? The number of electron ejected is directly proportional to the intensity of or brightness of the light. जितनी इंटेंसिटी इस लाइट की ज्यादा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होगा, राइट? तो एंड थर्ड वन दैट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is directly proportional to intensity of light. ऐसा मैं लिख सकता हूं, राइट, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहां पे जो म्यू जीरो, इन विच बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व. अगर ये लाइट जो यहां पे पड़ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैनॉट बी ऑब्जर्व.
means the electron cannot be emitted. But so that is the minimum frequency which required by the light which is fall on the surface of the metal in which the electron will be emitted, and that is called the threshold frequency. उसको threshold frequency बोलते हैं, minimum frequency, right? So it is denoted by mu 0, and mu is always greater than mu 0, so that the electron will be ejected and thus you can get the kinetic energy, right? अगर हम देखें कि energy of light is used that is directly proportional to the frequency of light and directly proportional to the kinetic energy, right? तो जितनी ये लाइट ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर? अभी देखो कि अब अगर मुझे मैथमेटिकल स्टेप्स लिखना है, अगर कोई भी लाइट है, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि रेड लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4.3 रेड लाइट। चलो यहां पे मैं लिखता हूं रेड लाइट है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी है 4.3 इंटू 10⁻14 और 15 हर्ट्ज, राइट? 14 हर्ट्ज है। चलो इतनी फ्रीक्वेंसी है। सो अगर यहां पे a big yellow light is shine on the potassium metal, then the photoelectric effect will be observed. Why? Because we can say that if the frequency will be less than, यहां पे अगर ये 4 है और इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज फॉल, यहां पे दिस इज द रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस लाइट की, देन ओनली द इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड एंड दैट इज कॉल्ड द व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू नो। हमको यही मालूम होना चाहिए कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हिच इज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल विल हैव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मोर, its frequency will be more than that of a threshold frequency। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां पे जो एमिट होगी this is h mu and this is h mu 0, so I can write down here h mu minus h mu 0, so here h mu equals to h mu 0 plus 1 by 2 m e v square। Understand? This is the one equation will be there. This is what kinetic energy, addition of this and this, that is called the h mu। Understand? So this is how you have to know, and this is all about the photoelectric effect। चलो नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या अनसर्टेनिटी कैसे आया? यहां पे हमने पहले तो ये एक्सप्लेन किया है कि इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम। क्या कहता है कि अगर कोई भी पार्टिकल्स अगर मोशन में है और हमको उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही टाइम पे एग्जैक्टली करेक्टली मेजर करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। दैट if we are going to find out the correctly the position, then there is an uncertainty in the momentum. If we are going to measure the momentum, then there is an uncertainty in the position. So this law will be given by the Heisenberg. So I can say that it states that what, that it is impossible to determine, it is impossible to determine what, simultaneously what, the exact position and exact momentum, right, of an electron
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैं लिख सकता हूं ना ऐसा कि एक ही टाइम पे पोजीशन और मोमेंटम करेक्टली हम मेजर नहीं से कर सकते। तो अगर यू ऑल नो दैट हियर अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट इज दैट that in the simple common microscope there is a important that is a what that is depends upon the light frequency of light, whereas the in the electron microscope it is a depends upon the electron, right? And you have to know that with the help of electron microscope 15 million times the magnification is possible, 15 million times, understand? So let us see here, अगर मुझे लिखना है मैथमेटिकल स्टेप तो डेल्टा x into डेल्टा p is greater than or equal to h upon 4 pi, right? Is it clear? So but delta p equals to m into delta v, so put here delta x into m into delta v is equals to h upon 4 pi. So I can write down delta x into delta v equals to h upon 4 pi m, understand? Is it clear? So all these things you have to know. अगर एक्सप्लेनेशन करता है तो चलो एक्सप्लेनेशन करते हैं कि अगर this law is applicable, this principle is applicable only and only when the particles are in the motion, it is not applicable for the stable particles, right? So yahan pe if the velocity of electron is known precisely, then the position of the electron will be uncertain, and if the position is known precisely, then the velocity of the electron will be uncertain, right? So these things you have to know. Now here in this there is a what is there, that let us suppose if you take the electron, number of electron, then what is the mass of electron, that you all know that mass of electron 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram, and it is continuously in the motion. So you have to take this value, your mass, this is the Planck constant, that is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule into second. So put the value, you can get the uncertainty, understand? Is it clear? Okay. चलो, और हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी लिमिटेशन भी है। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैंने बोला कि इसकी लिमिटेशन क्या है कि व्हेनेवर द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली इन द मोशन इट इज एप्लीकेबल फॉर दैट पार्टिकल्स ओनली, अंडरस्टैंड? बट इफ द पार्टिकल्स आर स्टेबल देन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स, अंडरस्टैंड? लेट अस सपोज इफ यू टेक द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, एंड सी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग that Heisenberg uncertainty principle is applicable only the continuously motion of the particles and the mass will be very very less. अगर ये मास ज्यादा होगा ना तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, और इसकी वैल्यू अगर कम आई तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम, अंडरस्टैंड? तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। चलो चलो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? वेव इक्वेशन, चलो उसने क्या इक्वेशन दी कि दे कैन गिव द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड द मोमेंटम, दैट h लैम्बडा इक्वल्स टू व्हाट, h अपॉन p. So I can write down lambda equals to h upon mv5 because p equals to m into v. So lambda is the wavelength, h is the Planck constant, m is the mass of particles, and v is the velocity of particles, understand? So this is how they can give the relation between the what, wavelength and the velocity. Related to this the examples will be there, okay? Then after quantum number, most important thing, that is the quantum number. देखते हैं चलो नेक्स्ट पॉइंट, that is the quantum number.
क्वांटम नंबर्स। ओके, कितने क्वांटम नंबर है? तो 4। फर्स्ट वन इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर, राइट। पहला चलो हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वन दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है प्रिंसिपल? व्हाट? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको मैं लिख सकता हूं n, एंड दैट इज द पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, राइट। इसका क्या क्या काम है? पॉजिटिव इंटीजर, इट डिटरमाइन द साइज एंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, डिटरमाइन साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी डिटरमाइन करेगा ये, and so that's why we can say it's the principal quantum number. If you want to find out the number of orbital, so number of orbital that is equals to n square, and number of electron that is equals to 2n square, क्योंकि एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, तो you have to know that 2 electron will be present. So these things you have to know. Then let us suppose यहाँ पे मैं लिखता हूं कि n equals to 1 2 3 and 4. So shell, how many shell is there? So K, L, M and N. अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो M शेल में 3, N equals to 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे 18। और ऑर्बिटल पूछे तो कितनी ऑर्बिटल 9, क्योंकि एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, एक ऑर्बिटल्स में, right? So these things you have to know, right? So this is all about the principal quantum number. Okay, chalo, then next one, chalo, second क्या है? तो subsidiary, or you can say subsidiary quantum number. You can also say it as azimuthal or angular momentum quantum number, right? And it is denoted by L. Okay, now it can determine 3-dimension shape of orbital, determine 3-dimension shape of orbital, understand? So इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो subsidiary quantum number there is a n, and the value of, if n equals to 1, then L equals to what? n minus 1, that is equals to 0. If n equals to 2, then L equals to 0 and 1. क्यों? क्योंकि L that is equals to 0 to n minus 1, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, राइट? तो अगर n equals to 3 है तो L क्या होगा? 0 1 2। अगर n equals to 4 है तो L क्या होगा? 0 1 2 and 3, understand? एंड वैल्यू ऑफ L यहां पे मैं लिखता हूं, वैल्यू ऑफ L 0 1 2 3 4 5, तो यहां पे व्हाट? सबशेल कौन सा आएगा? दैट इज S P D F G और H, अंडरस्टैंड? अगर कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहां पे n है, देखो यहां पे L है और यहां पे सबशेल है, सबशेल सिंबल ऑफ सबसेल। अगर n 1 है तो L क्या आएगा? 0, तो n 1 तो 1 और L 0 है तो S ऑर्बिट, सो 1s, राइट? अगर n 2 है तो ये 0 और 1, यहां पे भी 2, तो ये 2s और 2p। अगर n 3 है तो 0 1 2, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, तो 3s 3p एंड 3d। अगर n 4 है तो 0 1 2 एंड 3, तो यहां पे भी 4 4 और 4, तो 4s 4p 4d एंड 4f, अंडरस्टैंड? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि n equals to 4 and L equals to 0, then which orbital or which symbol is there? तो 3d, अंडरस्टैंड? सॉरी 4s। अगर 4 और 2 है तो 4d, 4 और 3 है तो 4f, अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। ओके, चलो लिख दो।
चलो नेक्स्ट वन, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सा आएगा, यहां पे देखो नेक्स्ट वन, थर्ड वन, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय ml, राइट। और ये क्या करेगा, तो it gives the information about the spatial orientation orbital with respect to standard set of coordinate axes. Gives information about the spatial orientation, about the spatial orientation of the orbital with respect to what? Standard set of coordinate axes. Standard set of coordinate axis. Understand? Is it clear? अगर ml की वैल्यू क्या होगी, तो ml इक्वल्स टू माइनस एल, 0 and plus l, and that is also you can also write down 2l plus 1 also. Understand? अगर l equals to 0 है तो ml क्या होगा, 0। अगर l equals to 1 है तो ml क्या होगा, माइनस 1, 0 and plus 1। अगर l equals to 2 है तो ml क्या होगा, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 and 2। और अगर l equals to 3 है तो ml क्या होगा, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3। ये कौन सी ऑर्बिटल आएगी, s ऑर्बिटल्स, राइट। ये कौन सा ऑर्बिटल, p, ये d ऑर्बिटल और ये f ऑर्बिटल, राइट। तो इसमें देखो कि ये कितना है, ओनली वन, सो ओनली वन सब ऑर्बिटल विल बी प्रेजेंट इन द s ऑर्बिटल, सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, 2। यहाँ पे सब ऑर्बिटल कितना है, 3, px, py, pz, p ऑर्बिटल में। d ऑर्बिटल में कितना है, 5, dxy, dyz, dzx, dx2y2 and dz2, and f ऑर्बिटल में कितना है, 7। अंडरस्टैंड? सो ऑल these things we have to know. This is all about the magnetic quantum number. चलो लिख दो। लास्ट वन, चलो देखते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। स्पिन क्वांटम नंबर, दैट फोर्थ वन, स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज s, राइट। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, तो here we can say that whatever we have discussed, 3 different quantum number, it is not being able to explain if the atom containing more than one electron, right? So for that purpose we have to take this next, that is the spin quantum number. As you all know that there are 2 different types of rotations are there. That first one, that is a spin quantum number. What is that? How many different types? It will be rotated on the spin around its own axis, right? And we can also say that here whenever they are rotated in the own axis, then how the charge and the mass will be there. Here the spin is also here, let us suppose its own axis, and it is the electron can also be rotated on its orbital also. See, axial and second one, that is orbital rotation is there. So spin का वैल्यू क्या आएगा, तो प्लस और माइनस 1/2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज में और एक एंटी क्लॉकवाइज में होगा, राइट। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मुझे ऐसा क्वेश्चन किया गया कि n7 उसका एटॉमिक नंबर है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1, राइट। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो ओनली इट विल बी इन द वन डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये स्पिन क्या हो गई, 0। क्यों, क्योंकि प्लस 1/2 और माइनस 1/2, so that is equals to 0. अंडरस्टैंड? बट यहाँ पे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है एंड इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so स्पिन इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 multiplied by 3, so that is equals to 1.5. Understand? So this is how you can find out the spin value of the particular atom. Okay, चलो
चलो अभी हम देखते हैं Aufbau principle, that how the electrons are arranged in an orbital. इसका Aufbau, that according to the energy level of an orbital, that the orbital containing a less energy, in that orbital first of all the electron will be filled, right? हमको ये मालूम होना चाहिए कि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और f ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, राइट? ये बात आप हमको मालूम होनी चाहिए। यहां पे पहले लिख दो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s एंड 8s। यहां पे एक 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p। अंडरस्टैंड? यहां पे लिखो 3d, 4d, 5d, 6d, यहां पे 4f एंड 5f। पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे, लोअर एनर्जी 1s में, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4p, 5p, 6s, 4f, f यहां पे, और ये लास्ट में s है। ओके, तो अगर मुझे एनर्जी का ऑर्डर लिखना है तो विच वन हैज अ लेस एनर्जी, 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s less than 3p less than 4s less than 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s then 5f 6d 7p and 8s. So this is the order, right, of energy, in which first of all the electron will be filled in the 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, 4s, 3d, 4p. Understand? So these are how the electron will be entered in an orbital. These things you have to know. Okay, this is all about the Aufbau rules. Now let us see the examples. चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, तीनों लेते, वेवलेंथ। चलो पहले तो, चलो इससे पहले हमको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, सभी इक्वेशन। पहले तो मुझे मालूम है कि फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू एच म्यू, म्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा, E इक्वल्स टू एच c by lambda, right? Then after En equals to minus RH into 1 upon n square. RH, that is a Rydberg constant, that is a 2.18 into 10 raised to minus 18 joule, right? And then after H, that is a Planck constant, you all know that H equals to 6.626 10 raised to minus 34 joule into second, right? Then after delta E equals to RH bracket 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square, right? Okay, then I can write down here del mu equals to 3.29 into 10 raised to 15 1 upon Ni square minus 1 upon Nf square. Here it will be in the terms of hertz. Then next one, that is a Rn equals to 5.29 n square upon z, and this will be in terms of picometer if you want to find out the radius. Then next one, that is okay, ये हो गया। Then lambda equals to h upon mv, mvr equals to nh upon 2 pi, angular momentum, right? Any other? Yeah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 we okay. And last one is a Heisenberg, delta x into delta v equals to h upon 4 pi m. Okay, so all these are the equation, and with the help of this equation you can find out. And wave number, that is wave number v bar equals to 1 upon lambda, 1 upon lambda, where v bar, that is called the wave number.
Okay, so all these things you have to know. What is frequency? Frequency equals to 1 upon t. चलो इतनी इक्वेशन लिख दो, ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए. चलो अभी एग्जांपल डिस्कस करते हैं. कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर. फ्रीक्वेंसी एंड वेव number, right, whose period is of light, whose period is that is the time, that will be given 2 into 10 raised to minus 10 second. चलो तो पहले तो फ्रीक्वेंसी मुझे फाइंड आउट करनी है. तो फ्रीक्वेंसी म्यू that is equals to 1 upon t, right. तो फाइंड आउट कर दो, जो भी आए 1 upon 2.0 10 raised to minus 10, जो भी आंसर आए इट विल बी इन द टर्म्स ऑफ सेकंड इनवर्स, राइट. फिर बाद में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ. तो वेवलेंथ दैट यू ऑल नो दैट लैम्बडा इक्वल्स टू c by nu. ओके, तो जो भी आए c का वैल्यू मुझे मालूम है और इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आपको आंसर आ जाएगा. एंड वेव नंबर that is v bar, that is 1 upon lambda. Put the value of lambda, yes, you can get the wave number. Understand? So this is how you can calculate this examples. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. 100 watt bulb emit monochromatic light. 100 watt bulb emit monochromatic light, right, of wavelength कितनी वेवलेंथ दी हुई है? तो 400 नैनोमीटर. 400 नैनोमीटर. चलो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन. कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन emitted per second by the bulb. Emitted per second by the bulb. चलो देखते हैं. पहले तो बल्ब का पावर कितना है? तो पावर ऑफ बल्ब दैट इज हाउ मच? 400 वॉट. 100 वॉट है ना, और 1 वॉट दैट इज 1 जूल पर सेकंड. सो 100 वॉट 100 जूल इनटू सेकंड इनवर्स. आई कैन राइट डाउन हियर दिस वे. यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है 400 नैनोमीटर. सो आई कैन राइट डाउन 400 इनटू 10 raised to minus 9 मीटर, राइट. अभी देखो कि हमारे पास इक्वेशन है कि E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा. E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्बडा. तो H क्या है? प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 raised to minus 34 जूल इंटू सेकेंड. 3 इंटू 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई लैम्बडा कितना है? 400 इंटू 10 raised to minus 9 मीटर. सो वॉट एवर यू कैन गेट दिस इज द x, राइट, एंड इट विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर, है ना. ये आएगा या मीटर में. इज इट क्लियर? अब देखो ये मीटर में आ गया तो मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है? यस, जूल इनटू सेकंड इनवर्स. यस, सो E इक्वल्स टू फोटोन. या नाउ आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट? जूल इनटू सेकंड. नहीं, सेकंड जाएगा, मीटर जाएगा, तो इट विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल. चलो पर सेकंड में तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड. नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड क्या आएगा? कितना फोटोन एमिट होता है? तो 100 जूल सेकंड इनवर्स डिवाइड बाय x जूल. जूल कैंसल, सो दैट इज द सेकंड इनवर्स पर सेकंड दिस मच फोटोन विल बी एमिटेड. अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट. ओके, चलो okay, so in this video up to here it's enough.
In the next video we are going to discuss about the chapter number 3, that is the classification of element and trends in the periodicity. Okay, but if you have any doubt in example in this chapter, then you can send me the WhatsApp that the photo of that particular example, so that I can solve it, okay, and I can explain you. Or otherwise, if you have more doubt, then you can ask me in the meeting. Okay, so thank you very much.